तो कभी लाइफ में ऐसा इंसिडेंस हुआ कि कभी आप काम कर रहे हो और आपको ये लगा हो या कोई स्नेक या कोई शार्क आपके पास से गई है और भाई ये वही है? हम जैसे साउथ अफ्रीका में थे, तो साउथ अफ्रीका में कम से कम 15 मीटर लंबी वेल देखी थी हमने। हमारी बोट से लंबी वो वेल थी। पर वेल भी बस वही है, जो उसके आगे आता है वो शोर लेती है, चाहे वो आदमी हो चाहे कुछ भी हो। राम राम जी, मैं विकास रापड़िया स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पुराना हरियाणा पे। और आज हमारे साथ हैं सैचुरेशन डाइवर भाई पंकज मलिक। तो भाई से जानते हैं सैचुरेशन डाइविंग के बारे में। तो कैसे हो भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपसे मिलकर और भी अच्छा हो गया आज। तो सैचुरेशन डाइविंग क्या है? सैचुरेशन डाइविंग से पहले अपने एक दो स्टेप भी होते हैं पहले। जैसे कि स्टार्टिंग में अपने को पहले कमर्शियल डाइविंग करनी पड़ती है, जिसको आप 50 मीटर तक आप नीचे जा सकते हो, धरती से 50 मीटर नीचे तक। उसका कमर्शियल डाइविंग जो होती है उसका कोई कोर्स होता हाँ, है? उसका कमर्शियल डाइविंग का भी कोर्स होता है। वो कोर्स आपको साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से, मतलब अपने इंडिया में नहीं होते, बाहर से करना पड़ता है वो कोर्स उसके अच्छा, लिए। ये जो दोनों तीनों कोर्स बता रहे हो हाँ आप, जी, हाँ जी। ये इंडिया से बाहर होते हैं? ये इंडिया से बाहर होते हैं, अपने इंडिया में नहीं होते। ये पहले इंडिया में होते थे नेवी वालों के लिए, वो 2006 में बंद हो गए थे। अच्छा। उसके बाद से बाहर ही होते हैं जब से। अच्छा, उसके लिए फिर ये स्पेशल बाहर जाना पड़ता है इस हाँ कोर्स जी, के लिए? स्पेशल बाहर जाना पड़ता है इस कोर्स के लिए। तो पहले अपने को कमर्शियल डाइविंग का कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद हमें कुछ डाइविंग का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। जैसे तो कमर्शियल जो डाइविंग होती है तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बताएं। कमर्शियल डाइविंग इज एक स्टार्टअप है अपने डाइविंग इंडस्ट्री का। जैसे उसमें क्या है कि हम एक तरह से कि जो डाइवर है, हम मेनली डाइवर का काम क्या होता है, जैसे कि हम क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं पानी में से, अपना जो समुद्र में से कच्चा तेल निकालते हैं हम, जिसका आपका पेट्रोल डीजल गैस बनता है। तो वो कच्चा तेल हम लोग निकालते हैं। जो कमर्शियल डाइविंग वाले जो कोर्स होते हैं उसमें हम 50 मीटर तक जा सकते हैं। जहाँ की गहराई 50 मीटर तक है उधर तक हम अलाउ हैं कमर्शियल डाइविंग के लिए। उसके बाद हमें आगे कोर्स करने पड़ते हैं। जैसे उसके बाद इंस्पेक्शन का कोर्स होता है। तो ये जो कमर्शियल डाइविंग है इसका अगला स्टेप क्या है? कमर्शियल डाइविंग के बाद अपना जैसे हम इसकी 100 डाइविंग कर लेते हैं, 100 बार हम पानी में डुबकी लगा लेते हैं। मतलब ये लगा लो 1-2 साल में 100 डाइविंग हो जाती है लगभग। किसी भी हो सकती है, जल्दी भी हो सकती है, थोड़ा लेट भी हो सकती है। उसके बाद होता है इसका सेकंड स्टेप, एक इंस्पेक्शन का कोर्स होता है। इंस्पेक्शन में आप लोग, जैसे हम लोग क्या करते हैं उसमें, एक जैसे कि अपना प्लेटफॉर्म होते हैं अपना पानी में, राइजर्स होते हैं जिसमें से अपना तेल जाता है अपना पाइपलाइन की तरफ, आगे की तरफ सारा। ये जो कोर्स बता रहे हो आप, कमर्शियल के बाद जो नेक्स्ट कोर्स आप बता रहे हो, तो ये उसी कंट्री में होता है, अलग कंट्री नहीं, में? ये जो अपना इंस्पेक्शन कोर्स है अपना फ्रांस से होता है। अच्छा, ये फ्रांस से होता है? इस कोर्स के लिए आपको फ्रांस जाना पड़ता है। 1 हफ्ते का कोर्स होता है ये। अच्छा, इसके लिए आपको फ्रांस जाना पड़ता है। ओके। तो उस कोर्स में क्या क्या होता है? इस कोर्स में अपना ये कोर्स करने के बाद अपना नॉर्मली हमें बताते हैं कि इंस्पेक्शन कैसे करा जाता है, कि पाइपलाइन का कई बार जैसे क्रूड ऑयल की जो पाइपलाइन होती है वो काफ़ी गर्म भी हो जाती है, वो लीक भी हो जाती है, तो हम लोगों को उसका इंस्पेक्शन करना पड़ता है। कितने कितने नीचे होती है वो जो इंस्पेक्शन? वो जो पाइपलाइन है वो कम से कम भी लगा लो 300 फुट नीचे भी होती है अपनी धरती से नीचे समुद्र में। ओके। तो उसके लिए हमें इनको इंस्पेक्शन करना पड़ता है। उसके लिए हमें कुछ गैजेट दिए जाते हैं, जैसे कि उसका नाम होता है अल्ट्रासोनिक थिकनेस। जैसे वो पाइपलाइन की थिकनेस बताएगी। जैसे आप उस मशीन को लगाओगे तो उस पाइपलाइन की थिकनेस पता चल जाएगी, भाई ये एक्यूरेट है, इसको बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। ये हमारा इंस्पेक्शन का कोर्स हो जाता है। जो आपकी कंप्लीट, जब आप नीचे जाते हो तो एक आपकी कंप्लीट यूनिफॉर्म जो ड्रेस होती होगी, सिलेंडर्स वगैरह होते होंगे, उनमें कितना वेट होता है और कितनी उनकी स्पीड होती है नीचे जाने की, और कितना टाइम उसमें आपको नीचे लगेगा? जो हमारा एसेंट रेट होता है, जैसे जो हम नीचे जाने का जो हमारा टाइमिंग होता है, वो तो आप कितनी फास्ट जा सकते हो, आपको उसमें इक्वलाइज करते हुए जाना पड़ेगा। मतलब जैसे अपना च्युइंगम से बातें हैं, ताकि जैसे हमारे कान खुले। जैसे कई बार हम फ्लाइट में जाते हैं तो आपको लगता है कि आपके कान बंद हो रहे हैं एयर प्रेशर के कारण। जितने हम पानी में नीचे जाते जाएंगे उतने हमारे लंग्स स्क्वीज होते हैं, छोटे होते जाते हैं। उस हिसाब से हमें इक्वलाइज करना पड़ता है अपने आपको। जो आपकी ड्रेस होती है वो प्रॉपर ऊपर से यहाँ तक, उसको क्या बोलते हैं? जो हमारी जो ड्रेस होती है, जैसे कि ये डाइविंग के हेलमेट अलग अलग होते हैं। जैसे कि उसको KMB 18 बोलते हैं, 37 बोलते हैं, 47, मतलब अलग अलग जॉब के स्पेसिफिक हेलमेट होते हैं ये। और जो हमारी ड्रेस होती है वो अपना ये नॉर्दर्न डाइवर की ड्रेस होती है। ये 5M का सूट होता है। इसमें आपको गर्म पानी की सप्लाई मिलती है, क्योंकि अगर आप समुद्र में नीचे धरती में काम करोगे बिल्कुल ही, तो उधर आपका माइनस में टेम्परेचर होता है, तो आपके सूट में गर्म पानी की सप्लाई भी रहती है। वो जो नीचे माइनस में बता रहे हो वो कितने फुट नीचे होता है, या फुट में होता है, किलोमीटर में होता है, मीटर में होता है? वो आज तक समुद्र की गहराई वैसे कोई नाप नहीं पाया। जहाँ पे हमारा शिप काम कर रहा है, जैसे अभी वहाँ पे हम अपने मशीनरी से पता लगाएंगे कि यहाँ की गहराई कितनी है, 100 मीटर है, 150 मीटर है। तो हमें ऊपर उसमें कंप्यूटर में दिखाई देता है भाई यहाँ पे 100 मीटर है। तो उस हिसाब से हम जैसे सैचुरेशन, फिर आगे सैचुरेशन का कोर्स करना पड़ता है अभी हमें
अब मैं आपको सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। जैसे सिचुएशन कोर्स करना पड़ता है, ये होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से। ये नियर अबाउट आपका 6 वीक्स का कोर्स होता है। इसमें आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है कि आप समुद्र में बिल्कुल नीचे जाके कैसे काम करते हो। इसमें एक हम नॉर्मल इंसान नहीं रहते, जैसे इसमें हमारी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। अभी धरती पे लोगों के लिए आसान है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसमें हम लोगों को हीलियम गैस लेनी पड़ती है, और हीलियम गैस अपनी मोस्ट इफेक्टिव है बॉडी के लिए। अपने जॉइंट्स में वो पेन भी करती है, मतलब काफ़ी उसके नुकसान भी हैं, पर ये काम है तो करना पड़ता है। इसकी रिकवरी के लिए भी आपको 15 से 20 डेज चाहिए। अच्छा, ये आपका जो कोर्स बता रहे हो आप फ्रांस में है, तो इसके लिए इसकी फीस क्या होगी? इसकी कोर्स की फीस अपना 6 हफ्ते की फीस अपना नियर अबाउट 22 लाख रुपीज़ फीस है इसकी। ओके। 6 हफ्ते के लिए आपको 22 लाख रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। इन केस अगर आप फेल हो जाते हो तो आपका ये पैसा भी वेस्ट है। अच्छा, इसके कितने टेस्ट होते हैं इसके? इसका मतलब जैसे आपको पहले ट्रेनिंग करवाते हैं, डेली पढ़ाते हैं आपको। 6 वीक के बाद इनके फाइनल 2 पेपर होते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी। प्रैक्टिकल में आपसे पानी के अंदर प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, और थ्योरी में आपसे रिटर्न क्वेश्चंस होंगे। आपको मिनिमम 70% चाहिए इसमें पास होने के लिए। अगर आप पास नहीं होते तो आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जो आपकी सैचुरेशन डाइविंग है, तो उसका ड्रेस कोड क्या होता है? इसका एक ड्रेस कोड तो इसमें कोई नॉर्मली ड्रेस कोड नहीं होता। जैसे कि नॉर्मली हम कमर्शियल डाइविंग में जो ऊपर सूट पहनते हैं, वो अपना नॉर्मली एक सूट होता है 2 mm 3 mm का, वेट सूट बोलते हैं उसको। और जो सैचुरेशन में होता है उसको हम जैसे कई बार जैसे ठंडे इलाके में काम करते हैं तो ड्राई सूट बोल देते हैं। मतलब एक तरह से इसका नाम वेट सूट और ड्राई सूट ही है। और जो पीछे सिलेंडर वगैरह लगते हैं, उसका वेट क्या होता है? जो सिलेंडर है उसका अपना वेट रहता है अप्रोक्स 16 to 17 kg रहता है, पर वो पानी में जाने के बाद उसका वेट हाफ हो जाता है। जो हमारा डाइविंग हेलमेट होता है जो हम पहनते हैं, वो हमारा 16 kg का होता है। तो ये जो हमारा जो सिलेंडर है वो हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन है। इन केस जो हमारी सप्लाई है वो ऊपर शिप से आती है। इन केस अगर हमारी सप्लाई टूट जाती है तो एक सेकेंडरी सप्लाई होती है, अगर वो भी टूट जाती है तो ये सिलेंडर बैकअप है। और ये सिर्फ आपके लिए सिर्फ 5 मिनट का बैकअप है। अगर आप बिल्कुल ही 70-80 मीटर पे काम कर रहे हो तो आपके पास 5 ही मीटर है अपनी बैल में वापस आने के लिए। अगर आप नहीं आए तो आप ऑन द स्पॉट मर भी सकते हो, आपके लंग्स बस्ट हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आपने कोर्स किया, हाँ जी, तो कोर्स करने के बाद जब आप शिप पे आए, हाँ जी, तो आपका पहला डाइविंग था, तो उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब मैं कोर्स किया तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है डाइविंग का, तो मैं तो सोचा था कि कहाँ मैंने मौत के कुएं में पैर दे दिया। क्योंकि मैं उस टाइम 18 साल का ही था जब मैं अपने इंडिया से बाहर गया था। मतलब सब कुछ मेरे लिए नया ही था, घर छोड़ना, सब कुछ छोड़ना, क्योंकि ऐसे माहौल में रहा हूँ मैं, तो सब कुछ घर पे मिला है मेरे को। एकदम से मैंने चीज़ें देखी अपनी, कि जैसे मेरी जो पहली डाइविंग थी यार वो हुई भी रात को थी। रात को नियर अबाउट मैं 2 से 3 बजे के बीच में पानी में गया था। तो बस मैं अपने आसपास में ही देख रहा था कि कभी कोई मछली आ जाए मेरे को कुछ कर दे, कभी पानी में सांप वगैरह सब कुछ होते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे को एक ट्रिप बहुत अपने आपको समझाया कि नहीं तू कर सकता है, नहीं करना है। मतलब इसके लिए आपको काफ़ी मेंटली प्रिपेयर और स्ट्रांग बनना पड़ता है। अच्छा, जो दिन में समुंदर होता है और जो रात में समुंदर होता है, और डिफरेंस क्या देखा? जो दिन में अपना समुंदर होता है, जैसे अगर हम 20 से 25 मीटर तक काम कर रहे हैं तो आपको दिखाई देगा, मतलब नीला पानी है, मतलब आपको विजिबिलिटी मिलेगी। अगर आप रात को 10 बजे से 8 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है तो आपको सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, जो आपकी हेलमेट में जो आपकी लाइट लगी हुई है वो आपको 1 मीटर तक ही दिखाएगी। अपने आप आसपास नहीं देख सकते कि आपके आसपास क्या घूम रहा है। आसपास आपके शार्क भी हो सकती है, वेल भी हो सकती है, सांप भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी मछलियाँ हैं। ऐसी मछलियाँ भी हैं जो आपको टच कर दे और पैरालाइज हो जाओ। तो मतलब इसमें ये जो शार्क आप बता रहे हो, मछलियाँ बता रहे हो, ये नीचे होती हैं ऊपर होती हैं? जो अपना शार्क होती है वो मोस्टली मिड वाटर में होती है। ओके। और जो आप बता रहे हो कि वो आपको टच कर दे, आपके साइड से निकल वो जाए, अपना होती है स्टिंगरे फिश होती है। जैसे जो हम सैचुरेशन डाइविंग करते हैं वो डीप में मिलती है, अपने ठंडे इलाके में मिलती है। तो वो डीप जो कितना डीप होता है वो जो जहाँ पे अप्रोक्स अपना वो 100-150 मीटर पे जब हम काम करते हैं वो ठंडे पानी में रहती है। काफ़ी सारी फिशेज हैं ऐसे, जैसे बाराकूडा होगी, काफ़ी लोग मूवी में देखते हैं बाराकूडा, पिराना। ये तो वो मूवी में दिखाते हैं, हम लोग लाइव में देखते हैं चीज़ें। देख के हम देखते हैं भाई ये बाराकूडा है, उस टाइम पे हम या तो अपनी आँख बंद कर लेते हैं क्योंकि वो उनका इलाका है। कभी वो आपको मतलब महसूस कैसे करती हैं? महसूस वो देखो, हमें दिखता है कि ये वो मछली है, हमें पता है क्योंकि हमने उनके बारे में पढ़ा हुआ है कि कौन सी डेंजरस है कौन सी नहीं है। तो उस टाइम हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल भी। अगर हमने उनको छेड़ दिया वो कई बार एक जो बाराकूडा फिश है अपनी, जैसे अगर हम उनको छेड़ देंगे वो अपनी पूरी टीम लेके हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। और पानी में आप भाग नहीं सकते, नहीं भाग सकते, क्योंकि हम तो धरती के इंसान हैं, वो उनका एरिया है। तो कभी आपको कितना टाइम हो गया इसमें? अभी मेरे को इसमें 10 साल हो गए इस लाइन में। तो 10 साल में कभी ऐसा हुआ है कि भाई आप नीचे डाइव कर रहे हो, हाँ जी, और आपकी जो टीम है, कभी ऐसा इंसिडेंस ऐसा हुआ हो, या कोई स्नेक है या कोई शार्क है,
तो जो बता रहे हो आप ज़्यादा मतलब खतरनाक होते हैं, तो कभी ऐसा इंसिडेंस ऐसा हुआ हो कि कब किसी को मतलब कोई चोट वगैरह कुछ लगी हो या ऐसा कुछ ऐसे इंसिडेंट तो बहुत हुए हैं। जैसे कि मैं 2020 में दुबई में काम कर रहा था, अपना सैचुरेशन डाइविंग कर रहा था। उस टाइम पे हम 120 मीटर पे थे। मेरा पार्टनर था एक, अपना अजय नाम का पार्टनर था। तो उसको जो फिश थी, स्टिंगरे फिश बोलते हैं, वो काम कर रहा था, तो उधर विजिबिलिटी नहीं थी। जैसे कई जगह समुद्र में विजिबिलिटी नहीं होती, अंधेरा होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है। मतलब आपको फील करके काम करना पड़ता है वो कि दिन की बात, दिन नहीं, का मतलब अगर आप 40 मीटर से नीचे जाओगे तो आपके लिए दिन रात बराबर ही है। अच्छा। 40 मीटर के बाद ना तो कोई दिन है ना कोई रात है, वो अंधेरा ही रहेगा। तो वो उधर काम कर रहा था, तो ऐसे उसने साइड में हाथ रखा, तो वो उधर स्टिंगरे फिश जा रही थी। उसकी जो पूंछ होती है उसमें बहुत हाई इलेक्ट्रिक करंट होता है, उस पर टच हुआ, उसका हाथ ही पैरालाइज हो गया। और जो ये अपना पानी का स्नेक होता है, ये सबसे खतरनाक है। ये अपना कोबरा, पाइथन, इन सबसे खतरनाक स्नेक है ये। अगर ये स्नेक अगर आपको धरती पे काट लेना तो इसको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई दवाई नहीं है इसकी। पानी में इसलिए हार्मफुल नहीं है क्योंकि इसका छोटा मुंह होता है। हम ड्रेस पहनते हैं फिर भी खतरा रहता है, जैसे कि हमारा गर्दन का एरिया जो है वो खुला रहता है, अपने ग्लव्स पहनते हैं, स्किन कहीं ना कहीं से अपनी दिखती है। तो ऐसे टाइम पे हमें अवेयर रहना पड़ता है कि भाई स्नेक आ गया है, थोड़ा अपना को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जो आपका दोस्त था वो क्या नाम बताया आपने उसका? अजय नाम था उसका। अजय हरियाणा अपना हरियाणा का ही, खरखोदा का ही है। अच्छा, उसका जब उसने उसको हाथ टच हुआ हाँ जी, तो वो टच होते ही एकदम उसका हाथ पैरालाइज हो गया सेम तो टाइम। फिर वो ऊपर कैसे आया? अभी इसमें एक प्रॉब्लम और है, ये जो हमारी सैचुरेशन की लाइफ है, अगर आपको इन केस कुछ हो जाता है तो आप सेम टाइम ऊपर नहीं आ सकते। अगर आप 100 मीटर पे काम कर रहे हो, कम अगर मोस्टली आपकी डेप्थ, अगर लास्ट टाइम मेरी डेप्थ थी, जैसे मैं लास्ट टाइम 65 मीटर पे भी काम, रिसेंटली में 1 महीने पहले 65 मीटर पे काम कर रहा था, तो मेरे को ऊपर आने के लिए कम से कम भी 72 आवर्स चाहिए। अगर इन केस मेरे घर पे भी किसी की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, भगवान ना करे, पहली बात तो ऐसा कभी दिन देखना पड़े, इन केस अगर कुछ हो जाता है तो मैं अपने घर भी टाइम पे नहीं पहुंच सकता। तो वो टाइमिंग इतनी लंबी क्यों है? क्योंकि जो हम जैसे कि हम अभी क्या प्रेशर में है, हम नीचे हीलियम गैस ले रहे हैं, अगर हम सेम टाइम ऊपर आएंगे तो हमारे लंग्स बस्ट हो जाएंगे। और इसका टाइम पीरियड होता है, जैसे हम धीरे धीरे, हमें ये 1 मीटर 1 घंटे में ऊपर आता है। जो हमारा चैम्बर होता है जिसमें हम लोग रहते हैं, वो चैम्बर अपना ऐसे ही होता है, अपना 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा। उस चैम्बर में कितने आदमी होते हैं? मोस्टली उस चैम्बर में 3 की टीम होती है, लेकिन कई बार जैसे एक शिप पे 3 चैम्बर होते हैं अपने, तो कई बार एक चैम्बर में 2 पेयर भी होते हैं, 1 पेयर भी होता है, 3 पेयर भी होता है। तो एक चैम्बर का इंसिडेंट भी हुआ था 2006 में ईरान में, तो उसका कनेक्शन टूट गया था। जैसे कि तो उस चैम्बर में कौन था? मतलब अपनी इंडिया की टीम थी या कहीं? अपने इंडिया के ही थे, रोहतक के बंदे थे, बॉम्बे के थे, मतलब अपने हरियाणा के ही थे। अच्छा। मतलब वो ऐसा, वो डाइविंग इंडस्ट्री का आज तक का सबसे खतरनाक वो था, क्योंकि उस टाइम पे मौसम भी बहुत खराब था। तो जहाज अपना पता नहीं क्या हुआ, सप्लाई टूट गई डाइवरों की, चैम्बर की बिल्कुल। सप्लाई कैसे देते हैं? सप्लाई जो किसी तार से बांध के उसको लटकाते हैं या नहीं, जैसे अपना जो शिप होता है ना अपना, उस पे तो उस पे अपने की हीलियम के क्वाड होते हैं। हीलियम के क्वाड से जैसे कि ये सारे कनेक्शन होते हैं। वो जो शिप होता है वो अंदर से ऑपरेट होता है? हाँ, अंदर से जो हमारा चैम्बर पनडुब्बी होती है। हाँ जी, जो चैम्बर है वो हमारा, वो भी हमारा शिप के ऊपर ही है चैम्बर, पर चैम्बर के आगे एक बेल लगती है, वो बेल बिल्कुल अटैच होगी उसके। ये चैम्बर उसी टाइप का चैम्बर है। पीछे कुछ लोग गए थे, पता नहीं वो अमेरिका के थे, पता नहीं कहाँ के थे, वो मैंने न्यूज में देखा था। ये वो टाइटैनिक को ढूंढने के लिए, उनका मलबा देखने के लिए गए थे। एक जैसे सिमिलर ही है वो भी, जैसे वो सबमरीन में है। जैसे इसमें काफी चीजें रखी जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, तो उसके लिए सोडा सोप रखने पड़ते हैं। और अपने पूरे इंडिया में जो सोडा सोप की सप्लाई है वो अपने हरियाणा में सोनीपत में ही है, उसकी फैक्ट्री कबीरपुर कॉलोनी में है। तो यहीं से वो लेके जाते हैं, मतलब यहीं से वो एक्सपोर्ट होती है चीजें। तो 2006 में ऐसा ही हुआ था कि मौसम खराब था, काफी रफ वेदर था, उनकी सप्लाई टूट गई थी। उसमें मतलब 6 लोग थे, वो बहुत, मतलब उनकी बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। मतलब उनको पता था कि आप लोग मरने वाले हो, मतलब ऐसा भी होता है। वो जब सप्लाई टूटी, वो उसका रीजन क्या था टूटने का? मौसम खराब हो गया, जैसे कि वो शिप पे पीछे लोड ज्यादा था। मतलब उस टाइम पे देखो, मैं तो नहीं था इस इंडस्ट्री में, जो हमने सुना है अपने फादर से, मेरे फादर भी इसी लाइन में है, मतलब और लोगों से सुना है हमने, तो उस टाइम ये बोलते कि मौसम बहुत रफ था। तो ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। तो रफ मौसम में ये चीजें बंद नहीं होती? मतलब वो उस टाइम पे हम ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। अच्छा, मतलब शिप चल रहा था। अच्छा, नीचे जा रहा था वो? जैसे कहीं हम जा रहे थे। अच्छा, कितने नीचे, कितने मीटर पे था, कुछ आइडिया? शिप तो अपना ऊपर ही रहता है अपना, जैसे नहीं, वो जो आपका था वो क्या बोल रहे थे? जो चैम्बर है वो प्रेशराइज था, मतलब अप्रोक्स 50 to 60 मीटर प्रेशराइज होगा। अच्छा। तो उनकी सप्लाई टूट गई। बाकी जो शिप पे लोग थे ना, वो तो सारे बच गए थे, जो लेकिन चैम्बर में थे उनको कोई नहीं बचा पाया। अच्छा, वो ब्लास्ट हो गया? ब्लास्ट नहीं हुआ, मतलब वो अंदर ही उनको, उनकी सप्लाई खत्म होगी, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ, गैस वगैरह सब खत्म होगी। वो उन्होंने आपस में हाथ पकड़ के, मतलब ऐसा सुना है कि फिर उनकी डेड बॉडी भी, वहाँ पे कोई अंदर कैमरा वैमरा नहीं होता है? कैमरा होता है उसमें, चैम्बर में कैमरा होता है। तो उसको रिकवर नहीं किया गया फिर बाद में?
आप उसको रिकवर बाद में उसको रिकवर किया। उनकी डेड बॉडी भी कम से कम 10 से 12 दिन में अपने इंडिया में आई थी। वो ईरान में थे उस टाइम पे वो लोग। अच्छा अच्छा, फिर उस टाइम पे कोई अंदर कोई रिकॉर्डिंग मिली हमारे को? रिकॉर्डिंग मिली पर वो लोग हम डाल नहीं सकते, मतलब अच्छा, एक रूल है जैसे कि जैसे कुछ इंसिडेंट होता है हम इसी चीज़ नहीं डाल सोशलाइज नहीं कर सकते। ऐसे तो जैसे कुछ दिन मतलब 2011 की बात है, अपनी 8 की बात है, एक कुक की उंगली कट गई थी। मौसम ऐसे ही खराब था। अंदर हमारा शिप पे जो अपना कुक होता है, जो खाना वाना बनाते हैं, अपना शेफ वगैरह होते हैं, तो हम उसको प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर कर रहे थे। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ, उस प्लेटफॉर्म पे ही आग लग गई थी पूरी। 250 से 300 लोग मर गए थे आग में जल के। कोई ऊपर से कूद रहा है, कोई कहीं से कूद रहा है, मतलब बिल्कुल सब कुछ तबाह हो गया था उस टाइम पे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मौत के मुंह में काम करने के घंटे के पैसे मिलते हैं, महीनों के पैसे मिलते हैं? मतलब जैसे इसमें क्या आपका डे रेट तो लग रहता है कि दिन के जो आपके डे रेट है, मतलब पर डे का आपकी सैलरी लग रहती है। और जब चैम्बर में रहते हो 28 दिन, तो आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं इसमें। कुछ लोग है ना अपनी चीज़ें मतलब बताना नहीं चाहते। हाँ जी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई कोई हमारी वीडियो को हमारे दर्शक देखेंगे, हाँ जी, तो उनके मन में भी होगा कि यार इतनी मतलब मौत के मुंह में आप लोग काम करते हो। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पानी से तो आप वैसे ही नॉर्मल आप आदमी देखोगे तो 95% 95% लोग तो पानी को देख के वैसे ही डर जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो पे आउट क्या वीकली होता है? वीक में कितना पैसा मिलता है? वीक में अगर आप देखा जाए तो मतलब एक तो एक्सपीरियंस भी देखा जाता है पहले तो। हर जगह का अलग अलग। जैसे आप हो तो आपको कितने पैसे मिलते हैं पर डे? अभी पर डे अगर मैं देखा जाए तो मेरे को अप्रोक्स 35 to 40,000 में लेता हूँ अभी। पर अगर ये जॉब मैं कहीं और करता हूँ तो सेम जॉब का कहीं 50 भी होते हैं, कहीं 60 भी होते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो मैं मोस्टली इंडिया को प्रेफर करता हूँ कि अपना घर में 1.5 महीने में वापस आ जाऊँ। पहले मैं ताइवान में भी था, उधर और अच्छा पैसा, डबल पैसा भी कमाया है मैंने, पर वहाँ पे 6 महीने रहना पड़ता था। अच्छा। पर इतने दिन मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता। अच्छा, इंडिया की जो हमारी जो कंपनीज हैं वो महीने 1.5 महीने में 42 डेज का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 6 वीक्स का। 6 वीक्स तो आपको करने ही पड़ते हैं। और जो आपका पे आउट रहता है वो आप जब वहां से आओगे तभी पैसे मिल जाते हैं? मतलब आपको मंथली आपकी सैलरी अपने आपके अकाउंट में आ जाती है। जो भी आपने वर्क किया है वो आपके अकाउंट में आपके अकाउंट में आ जाती है। अच्छा, बाहर में वो बाहर वाली जो आप बता रहे हो, ईरान इराक जो करते हैं, तो इंडिया की और कंपनियों में क्या फर्क है? वो नीचे ज्यादा जाते हैं? नहीं, जैसे क्या है ना, बाहर क्या है, जैसे अपने इंडिया में क्या है, इंडिया के प्रोजेक्ट अलग है, अपनी गवर्नमेंट अलग है। अब बाहर क्या है, जैसे कुछ कंट्री में हाई लेवल है भाई, पैसा भी ज्यादा है, तो बाहर हमें पेमेंट डॉलर में मिलती है। तो मतलब हर जगह का अलग अलग हिसाब किताब है। जैसे हम ताइवान में काम कर रहे थे लास्ट 2022 और 23 में, मैं ताइवान कंट्री में था। मतलब कंपनी बहुत अच्छी थी वो, उन्होंने जैसे 7 स्टार होटल दे रखा था, मतलब जी वैगन गाड़ी चलाने को दे रखी थी, अपने आने जाने के लिए जी वैगन गाड़ी थी, और मतलब सैलरी भी काफ़ी हाई लेवल पे थी। पर उधर इतना खतरनाक काम नहीं था। मतलब डिपेंड करता है कि भाई आपकी किस्मत कैसी, आपको कैसी कंपनी मिलती है। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें मतलब ज़्यादा डीप जाना पड़ता है, खतरा ज़्यादा है? मोस्टली अपना जो सबसे खतरनाक काम करते हैं इंडिया में ही करते हैं। अच्छा। क्योंकि इंडिया वाले सोचते हैं कोई बात नहीं, कर लेंगे। बाहर जो गोरे होते हैं वो डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं। और हम लोगों में कमी ये है कि हम एक बार देखेंगे कि मुश्किल है, फिर अरे चल कोई नहीं, बट कोशिश तो करते हैं, क्या पता हो ही जाए। तो अपने इंडिया में जो अपने, और मोस्टली इस ड्राइविंग इंडस्ट्री में आपके हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के भी हैं और राजस्थान के भी हैं। अपने हरियाणा के ज़्यादा लोग हैं। अपने सोनीपत में कम से कम भी 50-60 आदमी होंगे इस लाइन में। रोहतक तो पूरा अपना ड्राइवरों से भरा हुआ है। अच्छा। और एक गांव है अपना करस, अच्छा, पानीपत के पास, उसमें तो पूरा गांव ही ड्राइवर है। हाँ, उस साइड तो मैंने देखा है, विदेश में भी गांव खाली हो रहे हैं, लड़के विदेशों में बहुत गए। वो तो देखो आजकल लोगों ने एक जरिया बना लिया कि भाई हमें तो बाहर जाना है। अगर वो इतना पैसा 40-50 लाख रुपए लगा के अपना कोई बिजनेस करें तो अपने घर में रह के भी कमा सकते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि कभी आपके साथ ऐसा वो स्नेक वाला या वो जो शार्क वाला कभी ऐसा हुआ कि भाई साथ से आपके पास से निकल रही है और आपको पता है या मेरे पास से निकल रही है? अपना इन चीज़ों से तो मतलब मोस्टली टकराव होता ही रहता है। पर देखो क्या, एकदम से अभी सांप को हम जमीन पे देख लेते हैं तो हम 10 मीटर भाग जाते हैं। उधर पानी में तो सांप कई बार ऐसा होता है कि आपके जस्ट मुंह के आगे से ही जा रहे हो, और उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी आंख बंद कर सकते हो। साइज कितना बड़ा होता है? साइज उसका कम से कम भी वो 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है वो अपना, मतलब और मोटा भी होता है थोड़ा बहुत, और वो दिखने में से एकदम से आपके मुंह के आगे से जाएगा। और कई बार तो आप जहाँ काम कर रहे हो, जैसे आप पाइपलाइन पे काम कर रहे हो, वो पाइपलाइन के ऊपर ही बैठा है। अब ना तो आप उसको हटा सकते क्योंकि आपको हाथ लगाना पड़ेगा, मतलब हटाने में तो आप हटा भी सकते हो पर आप एक डर के मारे नहीं हटाओगे। तो उस टाइम पे क्या अपने पास नाइफ होता है, अपना जो एक नाइफ होता है, ग्रीन रिवर नाइफ बोलते हैं उसको। अच्छा। वो भी न्यूजीलैंड से मंगाना पड़ता है नाइफ, अपने इंडिया में नहीं मिलता। वो नाइफ काफी अपना शार्प होता है, तो उस नाइफ को पकड़ के थोड़ा हिला दो या वहाँ पे, तो वो स्नेक भाग जाता है। उसको टच करके थोड़ा सा, अगर स्नेक को आप कोई भी टच करोगे तो उसको भी अपनी जान पे खतरा है
कि भाई कहीं मेरे को कहीं मार ना दे, तो वो खुद भी भाग जाएगा। पर एक इंसान के लिए काफी मुश्किल है किसी सांप को हाथ लगाना। वो एक ट्रेंड आदमी तो लगा सकता है, पर हम जैसे लोग नहीं लगा सकते। अभी लास्ट टाइम जैसे कि मैं अभी नीचे पाइपलाइन पे काम कर रहा था, अभी 1 महीने पहले की बात, अपने बॉम्बे आई में 65 मीटर पे हम नीचे काम कर रहे थे। अपना कोई पाइपलाइन अपना लीक थी, तो उसको हम काट के अपना एक नया पीस लगा रहे थे उसमें पाइपलाइन में हम। तो जैसे मैं अपना काम करने अपना मस्त था, मैं मेरी नजर साइड में गई थी कि भाई साइड में क्या है, क्योंकि मेरे को लगा कि कुछ है साइड में, कुछ हलचल हुई। तो एकदम से मैंने देखा कि भाई इतनी भयंकर मछली थी, उसकी हाइट कम से मेरी जितनी हाइट थी, और अच्छी मोटी तगड़ी मछली बोलते हैं ना कि भाई देख के इंसान हक्का बक्का हो जाए कि ये क्या आ गया एकदम से। तो मैं एकदम से चिल्लाया कि सर, जैसे जो हमारे हेलमेट में हमारी आवाज ऊपर सुनाई देती है, जो हमें इंट्रोडक्शन देते हैं, ऊपर, हाँ, जो हमारे सुपरवाइजर होते हैं, सर ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि भाई डरने की बात नहीं है, इसको ग्रुपर फिश बोलते हैं, ये दिखने में ऐसी लगती है पर आपको हार्मफुल नहीं करेगी। मैं सर ये तो काम ही नहीं करने दे रही, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहीं पे खड़ी है। तो फिर 2-3 दिन मैं वहीं पे काम करता रहा, उस मछली से मेरी दोस्ती भी होगी। तो 2-3 दिन के बाद उस मछली को हाथ भी लगाने लग गया। मैं काम कर रहा हूँ तो मैं उसको धका दूँ तो वो चली भी जा रही थी। मतलब ये ऐसा नहीं कि हर अपना जानवर की हार्मफुल ही होता है। अगर हम उसको प्यार से ट्रीट करते हैं तो वो दोस्त भी बन जाता है। अगर मैं उसको छेड़ दूं, मैं उसके सर में थोड़ा मार दूं पानी में, तो वो अपने दोस्त को भी बुला सकता है, मेरे पे अटैक भी कर सकता है वो। अच्छा, वो मतलब इनकी जैसे प्रजातियां होती हैं, अलग अलग प्रजाति होती है। अलग अलग प्रजाति होती है, तो वो कौन सी प्रजाति की थी? वो हार्मफुल वाली थी या वो नॉर्मल थी? मतलब वो जो फिश थी, मतलब दिखने में तो बहुत खतरनाक थी, उसको ग्रुपर फिश बोलते हैं, पर उसके टीथ नहीं होते। मतलब वो स्वेल करती है अपने आप को, मतलब सोखती है, जैसे जो उसके आ गया मुंह में आ गया, और जो उसका वेस्ट है वो निकाल देती है अपना। तो मतलब वो आदमी को पूरा अंदर ले सकती है? नहीं, इतना बड़ा उसका मुंह नहीं था। मतलब वो जैसे वेल होती है, जैसे वेल भी देखी है हमने। हम जैसे साउथ अफ्रीका में थे, तो साउथ अफ्रीका में कम से कम 15 मीटर लंबी वेल देखी थी हमने। हमारी बोट से लंबी वो वेल थी। पर वेल भी वही है, जो उसके आगे आता है वो शोर लेती है, चाहे वो आदमी हो चाहे कुछ भी हो। पर उसका मतलब ये उसका स्पेशली वो नहीं होता कि मेरे को आदमी को खाना ही है। खाली जो हार्मफुल चीजें हैं आदमी की, जैसे शार्क है, अगर आप पानी में काम कर रहे हो और आपको कहीं से ब्लड आ रहा है, तो शार्क वैसे देख नहीं सकती, वो सूंघती है। तो उसको अगर ब्लड की स्मेल आ गई, वो इतनी स्पीड में आएगी, आपका हाथ ले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि आपका हाथ गया। आपको हो सकता है 1-1.5 मिनट के बाद पता चला कि आपका हाथ ही नहीं है। ये चीज तो मैंने मूवीज में देखी है। हाँ, ये हम रियलिटी में देखते हैं, काफी इंसिडेंट भी देखे हमने ऐसे। क्योंकि जैसे कोई कट लग जाता है, हाँ जी, तो वो जैसे ही ब्लड जाएगा ना, वो इतनी स्पीड से आती है, इतनी स्पीड से आती है, कितनी ही दूर हो, बहुत स्पीड से आती है। बिल्कुल। उसको मतलब उसकी स्मेल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है शार्क की। मतलब अपने जो समुद्र में खतरनाक चीजें, एक शार्क है, स्टिंगरे है, जैसे कुछ अपना जहरीली मछली भी होती है। मतलब वो बेचारी कहती तो कुछ नहीं है, अगर हमारा ही हाथ लग जाए तो मतलब हम मर भी सकते हैं। वो अटैक नहीं करती, जैसे छोटी सी फिश है कोई, उसमें जहर इतना होता है कि अगर आप उसको टच करो, उसमें कांटे हैं, वो अगर आपके कांटे लग गए तो आपका हाथ फूल जाएगा। और मेन प्रॉब्लम क्या है, हम चैम्बर में रहते हैं, हम सेम टाइम ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, तो 3 दिन हमें सफर करना पड़ेगा, जो हमारे साथ होगा। चाहे वो जो लड़का आपने बताया था जिसका हाथ पैरालाइज हो गया था, हाँ जी, तो उसके बाद क्या हुआ उसके साथ? उसको 3 दिन अपना हमने चैम्बर में रखा। इसमें चैम्बर में ट्रीटमेंट भी मिलता है, जैसे कि उसको कोई चोट नहीं थी। मतलब डॉक्टर इसका अपना अपोलो हॉस्पिटल एक तो दिल्ली में, हाइपरबैरिक जो होता है डॉक्टर, वो आके आ सकता है चैम्बर में। पर आज इसमें क्या है ना कि ऑन बोर्ड शिप पे कोई डॉक्टर नहीं होता। मतलब डॉक्टर होता है नॉर्मली अपना MBBS MD होता है, जैसे कि जो शिप पे हम ऊपर रहते हैं भाई, टैबलेट इंजेक्शन वगैरह, लेकिन चैम्बर में वो डॉक्टर नहीं आ सकता, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं है। इसके लिए कुछ डॉक्टर हैं जो क्वालिफाई हैं, जैसे अपना अपोलो में है, एक अपना बॉम्बे में है, अपना बॉम्बे में एक सेमी गवर्नमेंट है, तो उधर है कुछ डॉक्टर हैं, वो स्पेशल कॉल पे ही आते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कई बार बेंट हो जाती है बॉडी, कई बार क्या होता है डाइवर की गलती हो जाती है। डाइवर किसी डेप्थ पे काम कर रहा है, मान लो मैं 30 मीटर पे काम कर रहा हूँ और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं काम करता करता 45-50 मीटर पे चला गया, और मैंने अपने सुपरवाइजर को नहीं बताया कि मैं यहाँ पे आ गया, तो उस टाइम पे क्या है, मेरी डेप्थ चेंज होगी, तो मेरी बॉडी में बबल बन जाएंगे। उससे क्या होगा, मेरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, मुंह टेढ़ा हो सकता है, मेरा बॉडी बेंट हो सकती है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी चैम्बर में ही दिया जाता है। अपना US नेवी की टेबल 6 बोलते हैं उसको, उसमें आपको प्योर O2 देते हैं। अच्छा। जैसे आजकल आपने देखा है जगह जगह पे O2 सेंटर बन गए हैं, रोहतक में बन गया, दिल्ली में बन गया, काफी लोगों ने आजकल O2 सेंटर बना लिए, क्योंकि O2 चीज ऐसी है कि आधी बीमारियों को खत्म करती है। तो आज नॉर्मल इंसान भी जाके अपना O2 का ट्रीटमेंट ले सकता है। जैसे उसको कोई हेल्थ इशू है, कई डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि आप O2 का वो ले लो, पर ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसका पर सेशन के हिसाब से होता है। पर हम लोगों को क्या है, हम तो काम कर रहे हैं, अगर इनके समय कुछ होता है तो हमारी कंपनी की जिम्मेवारी है। मेनली हम जैसे कि इंडिया में काम करते हैं तो हम ONGC के लिए काम करते हैं, ये अपनी गवर्नमेंट कंपनी है, एक पेट्रोलियम कंपनी है बहुत बड़ी।
तो मोस्टली हम क्रूड ऑयल निकालते हैं अपना, जैसे पानी में से कच्चा तेल निकालते हैं, जिसका अपना ऑल ओवर इंडिया में, फॉरेन में भी हम अपना एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो बात हमारी, वो क्वेश्चन हमारा रह गया था, तो उस लड़के को आप सिर्फ उसमें ले आए, चैम्बर में ले आए, तो उसका 3 दिन लगा ट्रीटमेंट में, उसके बाद फिर उसका क्या हुआ, मतलब ऊपर उसका 3 दिन उसको ऊपर निकालने में लगा। सेम टाइम में अपना शिप पे हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करा गया। जो ट्रीटमेंट था अपना चैम्बर में डॉक्टर ने उसको दिया, फिर वो ठीक होके अपना घर पे आ गया, नॉर्मल हो गया। ये जॉब छोड़ दी अब दोबारा? नहीं, वो अभी भी जॉब पे है। मतलब ये इंसिडेंट होते रहते हैं। एक इंसिडेंट मैंने खुद देखा था अपनी आंखों के आगे, जब तो मैं बस छोटा ही था, 19-20 साल का था। उस टाइम मैंने सोचा था शायद मैं नौकरी छोड़ दूं। वो इंसिडेंट इतना खतरनाक था कि मतलब हम लोग टैंकर मूरिंग कर रहे थे। टैंकर मूरिंग क्या होता है, जैसे कि अभी जैसे जो अभी महीना चल रहा है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने, ये बारिश का मौसम होता है, बहुत खतरनाक टाइम पे। इसमें 5-5 मीटर की वेव्स रहती हैं, इसमें भी हमें काम करना पड़ता है क्योंकि हमारी ड्यूटी ऐसी है, हमें काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या, हम कोई क्रेन ऑपरेशन कर रहे थे, हम अपनी छोटी बोट में थे जो हमें खुद ही चलानी पड़ती है। हम 4 लोग थे। तो अपना जो छोटी बोट थी वो मूवीज में दिखाते हैं, हाँ, जोड़ियाक बोलते हैं उसको अपना, जैसे कि आपने मूवी में देखी होगी वो हैंडल वाली बोट, वो गोवा वगैरह में भी चलती है वो। तो वो लोग हम जैसे कि अपने शिप से यूज करते हैं उसको, कुछ काम करने का, कहीं और काम करना है तो उधर हम कुछ काम कर रहे थे। मतलब अब मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन तो करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा उसको, इन शॉर्ट में बताता हूँ। मतलब एक हाउसर था अपना, सबसी हाउस बोलते हैं उसको। मतलब वो स्वेल से ऐसा हुआ कि वो हमारी बोट में गिर गया और वो सीधा एक आदमी की टांग के ऊपर। कहाँ से गिरा वो? मतलब पानी में ही था, हमें हुक करना था। अब वो पता नहीं किसकी क्या गलती थी, वो जैसे वो निकल कैसे गिर गया? जैसे वो वेव आई, अपना वेव आई, नीचे गई वेव, हमारी बोट नीचे गई और वो ऊपर था, वो फ्लोट कर रहा था और एकदम से वेव ऊपर आ गई और वो हमारी बोट में आ गया और वो आदमी के पैर के ऊपर आ गया सीधा। उस टाइम पे मैं अपना 3रे नंबर पे बैठा था, वो आदमी पहले नंबर पे बैठा था। सेम टाइम वो कम से कम 2000 किलो कुछ उसका वेट था। उसका पैर यहाँ से अपना अलग हो गया, मतलब सब कुछ दिखने लग गया, खून ही खून। उसके बाद मतलब सबके हाथ पैर फूल गए, तो किसी को समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे स्टक हो गए थे। फिर दोबारा वो पाइप जैसे वेव आई, दोबारा मेरा फ्रेंड था, उसके पैर पे गिरने ही वाला था। एकदम से पता नहीं मेरे को क्या सोच दी हुई, क्या हुआ कि मैंने उस बंदे को पानी में फेंका, एक हाथ से उठा के। एक हाथ से आदमी चेयर भी नहीं उठा सकता, पर ऐसे टाइम पे बोलते हैं भगवान भी साथ देता है। कुछ मूवमेंट ऐसी हो जाती है कि आदमी उस टाइम पे पता नहीं लगता और वो पता नहीं क्या कर देता है। तो उस टाइम में मेरे को भी पता मैंने क्या करा, मैं भी पानी में कूदा, मैंने वो बोट पीछे ली, हम 4 लोग शिप पे और मैं इतना रोया उस टाइम पे कि मैं झूठ नहीं बोलता भाई, मैं तो बहुत ब्रेव हूँ। जब मैंने अपनी मौत को सामने देखा ना कि हाँ कि आज तो मैं मर गया, लिटरली मैंने अपने माँ बाप को याद किया था शायद कि मेरा आखिरी दिन है, कि आज तो मैं मर गया, मैं बचने नहीं वाला हूँ। और उसकी क्या हालत थी जिसका पैर अलग हो गया? वो मतलब थोड़ा एज था, स्ट्रॉन्ग था काफी। सेम टाइम हमारे डॉक्टर था ऑन बोर्ड, उसको एनेस्थीसिया दिया, सुन किया और मतलब 40 मिनट्स में उसका चॉपर आ गया हेलीकॉप्टर और उसको बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। तो पैर अलग हो गया उसका? नहीं, उसको मतलब उसके पैर में रोड वगैरह डली, अभी आज भी वो फिट है, वो डाइविंग वगैरह कर रहा है इंसान। कर रहा है आज भी? हाँ, हमारी लाइन ऐसी है कि मतलब चोट लगती रहती है, पर मोस्ट कोई रेयर होता है जो नौकरी छोड़ता है। अच्छा, आपके फादर भी इस लाइन में थे? हाँ जी। आपके फादर ने भी देखा मौत को कई बार नजदीक से देखा? हाँ जी, बिल्कुल। तो इतनी नजदीक से मौत देखने के बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि अपने बेटे को भी इस लाइन में? एक्चुअली ये मतलब पैसे से प्यार है, प्रोफेशन से? नहीं, एक्चुअली मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं ये कोर्स करूं। पहली बात तो ये, मेरे फादर ने मेरे को गेटवे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था 12th के बाद, बीटेक में, कि वो उनको पसंद नहीं था कि भाई मेरा बेटा इस लाइन में जाए, क्योंकि वो तो एक्स नेवी है, पहले उन्होंने नेवी में जॉब करी, उन्होंने तो हार्डवर्क किया हुआ है। तो लेकिन वो मेरी मेंटलिटी बन गई, मैंने 1 साल की बीटेक करी यहाँ पर, कि मैं क्या 4 साल की बीटेक करूंगा, उसके बाद मैं क्या कमाऊंगा। कि उस टाइम पे मैं अपने फादर का फोन चेक कर लेता छुप के कि ओहो मेरे फादर की सैलरी ये है वो है, तो मैंने सोचा कि मेरे को ये करना चाहिए। तो आपको मतलब पैसों से प्यार हो के आप वहां चले गए? हाँ, मेरे को था कि मेरे को पैसा कमाना है कम उम्र में, कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं 4 साल यहाँ पढ़ाई करूँ, फिर मेरे पेरेंट्स मेरे को फॉरेन में भेज दे पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद मेरे को और स्ट्रगल करना पड़े। मैं चाहता था कि मेरे को कैसा भी हो, चाहे कैसा भी काम हो, मैं करने को तैयार हूँ, एक रेपुटेड काम हो, कि गलत काम नहीं। एडवेंचर लाइफ पसंद थी मेरे को शुरू से। यार दोस्तों से कभी ये नहीं मिला कि यार ये मेरा यार दोस्त है, इसका काम नहीं चल रहा है, ये खराब है, जीरो हो गया, कल को कभी इन सब चीज में रह के तू भी खराब हो जाए तो तू यहाँ से निकल ले, तुझे फॉरेन भी नहीं जाना और तेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी ये है कि फादर ने इसमें काम किया है, नॉलेज है, तू यही काम कर ले, बेशक से खतरनाक है, पैसा काफी है? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा, वो तो आज भी बोलते हैं भाई तू शांति से अपना घर पे रहे, 2 रोटी तो हम तेरे को पूरी उम्र खिला सकते हैं। पर वो मेरी इच्छा थी कि मेरे को कमाना है, कि भाई मेरे को अपने बलबूते पे कुछ करना है। तो मेरे फादर ने उस टाइम पे मेरे को क्लियरली मना कर दिया था कि ये कोर्स हम नहीं करवाएंगे तेरा।
और मेरी फादर जॉब पे चले गए, मैं 2-3 दिन खाना नहीं खाया जैसे घर का बच्चा, फिर भी उनका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं था, ना मैं कॉलेज गया। फिर जो मेरे गांव में चाचा जी है, मैंने उनसे घर पे बताया नहीं, मैं 3 लाख रुपए उनसे मैंने लिए कि मेरे को कोर्स करना है, पापा ने बोला है, उनसे मैंने झूठ बोल दिया कि उस टाइम पे पापा के टाइम पे फ़ोन नहीं होता था। तो मैंने अपने चाचा से पैसे लिए, अपना बुकिंग अमाउंट भर दिया। अगर वो अमाउंट भर दिया तो फिर घर वालों की एक मजबूरी होगी। तो जैसे मैं वो कोर्स करा, कोर्स में भी मैंने काफ़ी चीज़ें सहन करी, मतलब बहुत मुश्किल था। अभी सुबह 6 बजे उठाते थे वो ठंड में, -1 डिग्री टेम्परेचर, अंडरवियर में 300 मीटर स्विम करना होता था। उसके बाद पहाड़ पे चढ़ना होता था, अपने से भारी अपने से भारी इंसान को कंधे पे उठा के भागना होता था। मतलब 3 महीने एक तरह से मार्कोस की ट्रेनिंग होती है। काफी लोग छोड़ते भी फर्स्ट कोर्स है आपका? ये फर्स्ट कोर्स है हमारा। ओके, जो जिसमें ये सब चीजें होती हैं। हाँ, फर्स्ट कोर्स ये साउथ अफ्रीका में होता है। ये साउथ अफ्रीका में होता है। अच्छा। ये अपना फर्स्ट कोर्स होता है। तो इसमें लोग उसको इतना टफ बना देते हैं ताकि आपको कैसे भी मुसीबत आए तो आप उसके काबिल हो कि वो आप काम कर सको। तो वही मैंने अपने चाचा से पैसे लिए, अपना कोर्स बुक करा। तो मेरे फादर ने काफ़ी दिन तो मेरे से बात भी नहीं की, तेरा डिसीजन गलत है, क्योंकि वो पागल नहीं थे, उन्होंने यहाँ पे फीस भरी, मैंने कॉलेज क्विट कर दिया, क्योंकि वो मेरी वो थी कि भाई मेरे को नहीं पढ़ना, क्योंकि ये पढ़ाई मैं नहीं मानता किसी काम, किसी के लिए आती भी होगी, मेरी सोच ये थी कि मेरे को कुछ अलग करना है, एडवेंचर लाइफ चाहिए। अभी मैं 10 साल में कम से कम 15 से 20 कंट्री में काम कर चुका हूँ। अब मैंने सिर्फ 12th करी हुई है। 12th। अभी आपकी एज क्या है? अभी मैं 29 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो अभी आप क्या चाहते हो, इस प्रोफेशन को छोड़ना? अभी नहीं, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। अभी तो मैं जैसे सैचुरेशन डाइवर हूँ, आगे मैं सुपरवाइजर के लिए ट्राई करूंगा। सुपरवाइजर क्या होता है, जो सुपरवाइजर होता है वो कमर्शियल डाइविंग की डाइविंग करवाता है। फिर आगे मैं सेट सुपरवाइजर के लिए ट्राई करूंगा। फिर मैं जैसे सैचुरेशन डाइविंग मैं खुद करवाऊंगा। उसके बाद मैं, अगर भगवान ने चाहा, अगर मेरी अच्छी रिस्पॉन्स है तो कंपनी क्या होता है सुपरिटेंडेंट बना दे। सुपरिटेंडेंट में अपना क्या होता है कि सब कुछ इंचार्ज वही होता है। हाँ, मतलब आपको नीचे नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना और ऊपर तरक्की करूँ इस लाइफ में। अच्छा, जिस चैम्बर में आप नीचे जाते हो उसमें कितना टाइम होता है आपके पास, कितने टाइम तक उसमें मिनिमम रहते हो? और आप बता रहे थे कि उसमें आपके वॉइस में भी कुछ फर्क पड़ता है। एक्चुअली जो चैम्बर होता है ना अपना, वो चैम्बर तो रहता है अपना शिप के ऊपर ही रहता है, क्योंकि अपना खाना भी जैसे शिप से आता है। तो चैम्बर में एक मेडिकल लॉक बोलते हैं जिसको, जैसे जो अपना चैम्बर के अंदर एक बटन होता है, हम बटन दबाएंगे, जो हमारी गैस की सप्लाई वगैरह शिप पे करते हैं उनके पास बीप आएगी, तो वो हमारे खाने का ऑर्डर वगैरह लिखते हैं, जैसे कि भाई हमें क्या खाना है। तो वो जैसे कि हमारा खाना प्रिपेयर होके आ जाएगा, वो बाहर से क्या करेंगे, जैसे कि वो लॉक बाहर से भी खुलेगा और अंदर से भी खुलेगा। तो पहले वो बाहर से खोल लेते हैं, वो अपना खाना रख दिया, फिर उसको सील कर देते हैं और उसमें हीलियम गैस प्रेशराइज कर देते हैं। फिर हम वो अंदर से खोल लेते हैं, मतलब हम एयर के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो ये जो अपना चैम्बर होता है, चैम्बर में हमें अप्रॉक्स 28 डेज रहना पड़ता है। 28 डेज हमारा बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं है, ना हमें सूरज का पता होता, ना हमें चांद का पता होता। 28 दिन लगा लो आप, 2-3 मीटर का एरिया है, आप ना तो उसमें घूम सकते, अपना 8 घंटे पानी में काम करके आए, और आदमी कितना लेट लेगा एक बेड पे, पर वो मजबूरी है हमारी। कुछ आपको उस टाइम पे ऐसा नहीं लगता है कि भाई टाइम नहीं कट रहा है, या कुछ ऐसा होता है उसके अंदर कि आपको टाइम का पता नहीं लगता? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्या है, जैसे कई बार हार्ड वर्क चल रहा होता है, मान लो हम 8 घंटे काम करके आए हैं, तो हमारा 16 घंटे का रेस्ट होता है। 16 घंटे तो आदमी नहीं सो सकता। कई बार आदमी की नींद के ऊपर भी डिपेंड हो जाती है, भाई 5 घंटे नींद आई, क्योंकि इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हमें डेली किस टाइम जाना है। अगर आज मेरे को 5 बजे शाम को डाइविंग करने जाना है तो मैं रात के 3 बजे आऊँगा, फिर अगली टीम जाएगी, जो अगला पेयर है वो 1 घंटा डिले हो गया, तो मान लो मैं रात को 1 बजे जाऊँ डाइविंग करने, सुबह 11 बजे आऊँ, तो हमारा कोई नींद का रूटीन नहीं बन पाता। इसलिए हमारी नींद ना बहुत कम रहती है। जैसे मैं घर पे भी आता हूँ, रात को 12-1 बजे सोता हूँ, मैं 5-6 बजे उठ जाता हूँ, मतलब 5-6 घंटे की नींद रहती है मोस्टली हमारी। फोबिया जिसको हो वो कर सकता है? फोबिया वाला तो उसमें 1 दिन भी नहीं रह सकता बिल्कुल भी, वो तो पानी को देख के डर जाएगा। और चैम्बर में तो ये लगा लो, उसमें से आप निकल नहीं सकते। अगर आप निकल गए, आपने बोला मेरे को बाहर जाना है, तो 4 से 5 लाख रुपए आपके कट जाएंगे, क्योंकि वो गैस ही इतनी महंगी है। अच्छा। इन केस अगर आपके घर पे कोई इमरजेंसी है, भाई कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई डेथ वगैरह होती है, तो आपको कोई पैसा नहीं करता। अगर आप अपनी मर्जी से बोलो भाई मैं तो नहीं करना, मुझे तो काम ये, तो भाई वो गवर्नमेंट की गैस है वो। तो वो जब उसको मतलब कोई मिस हैपनिंग होगी या मुझे नहीं काम करना, तो उस बीच कितना टाइम वो लगाएंगे, कितना टाइम लगेगा आपको ऊपर तक आने में? वो डेप्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है हमारा, कि ये नहीं होता कि भाई 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अगर मान लो अगर वो 20 मीटर पे है तो अपना 8 घंटे का तो होल्ड चाहिए उसके लिए अपने को, 8 घंटे तो वो हो गए, और 20 मीटर पे तो 20 घंटे वो हो गए, और 6 घंटे सेफ्टी पर्पस के लिए लगा लो कि भाई सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो अगर 20 मीटर पे है तो ये लगा लो उसमें 14 घंटे प्लस कर लो। अब 40 मीटर पे है तो 14 घंटे प्लस कर लो, मतलब वो मीटर के अकॉर्डिंग है। अभी लास्ट टाइम हम 65 मीटर पे थे तो हम 72 घंटे में ऊपर आए थे।
तो वॉइस भी बता रहे थे आप? वॉइस हमारी उसमें ऐसी हो जाती है जैसे कि हम हीलियम लेते हैं तो हमारी लाइक कार्टून वॉइस हो जाती है। जो बच्चे कार्टून जैसे बच्चे डोनाल्ड डक आजकल सब ने देखा, बच्चों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा जब हम छोटे थे, तो हमारी वॉइस डोनाल्ड डक जैसी हो जाती है। मतलब वो बहुत फनी वॉइस है। अब जो आपस चैम्बर में रह रहे हैं उनके लिए तो हैबिचुअल है, हम सुन लेते हैं, पता चल जाता है। जैसे नई नई जैसे घर पे बात करते हैं, भाई किसी शादी हुई है, भाई वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है, उसकी वाइफ को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। तो वो जो आप जैसे आपकी कितने दिन बाद आपकी वॉइस चेंज हो जाती है अंदर जाने के बाद? सेम टाइम हो जाती है तो वॉइस चेंज। और जब उससे 28 दिन बाद 30 दिन बाद बाहर आते हो तो जो वो वॉइस है वो कितने दिन बाद नॉर्मल होती है? बैक टू नॉर्मल सेम टाइम चैम्बर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उस चैम्बर में क्या हीलियम है। अच्छा, गैस के कारण चेंज होती है ये। और मैंने ना एक चीज भी सुनी है कि जो पानी में ये डाइविंग वाला सिस्टम, इसमें लंग्स कमजोर हो जाते हैं और लाइफ कम हो जाती है। लाइफ कम तो मतलब देखो इसमें क्या है, कई लोग क्या सोचते हैं पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं। इसका क्या है, जैसे अपने 28 डेज का अगर आपने ये ट्रिप कर लिया तो आपकी बॉडी को 1 महीना रेस्ट चाहिए कम से कम रिकवरी के लिए। कई लोग क्या करते हैं जैसे कि 1 महीना जॉब करी, 10 दिन घर पे रुके, अपना वापस चले गए। तो मतलब पर वो देखो सबकी अपनी अपनी वो है, जरूरत है भाई, किसी को जरूरत है भाई। अब किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते भाई, किसके घर पे क्या प्रॉब्लम है, और कोई अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहता भाई, कोई अपने बच्चों को लेकर रहा है, कोई अपने घर वाले लेकर रहा है, मतलब सब अपना क्राइटेरिया है इसका। अच्छा, जो ये साइक्लोन आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, काफी समुद्र में तो काफी बड़े बड़े आते हैं, कई बार बड़े बड़े तूफान आते हैं। पीछे आया था जो साइक्लोन की बात ही बता दूं मैं आपको, ये अप्रोक्स ये बात है अपनी 2022 की बात है। उस साइक्लोन का नाम था ताउते साइक्लोन। कहाँ से उठा था वो किसी दूसरी कंट्री से ही आया था, मतलब वो। अच्छा। और वो मतलब जैसे वो आता है तो इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि भाई साइक्लोन आ रहा है, बच्चों। टाइम कितना होता है हमारे पास? मतलब एकदम से नहीं आती, स्पीड से आता है। स्पीड तो इतनी आती है, मतलब 100 किलोमीटर लगा लो पर घंटे, पर सॉरी 100 नॉट, मतलब नॉट बोलते हैं इसमें। अगर आदमी खड़ा है तो आदमी मतलब टिक नहीं सकता एक जगह। ऐसे टाइम पे वहाँ पे एक बार्ज भी काम कर रहा था, वो साइक्लोन उसको हिट भी कर रहा था, तो उधर भी काफी लोग मर गए थे। अपने नेवी के मार्कोसों ने रिकवर करे थे। अच्छा। बाद में हम डाइवरों ने रिकवर करी थी उनकी बॉडी वगैरह से। कई बार वो मतलब 1 हफ्ते तक वो सर्च ऑपरेशन चला था। कितने आदमी मरे उसमें? मतलब उसका मतलब हम बोल नहीं सकते कितने आदमी मरते, 150, 200, 250 कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, जब डाइविंग करते हो नीचे तो नीचे ऐसा कुछ जो जहाँ पे आप करते हो वहाँ जमीन भी होती होगी जहाँ पे आप करते हो? हाँ, जमीन होती है बिल्कुल। तो वहाँ पे कुछ मिलता भी है? अभी नीचे जैसे कई बार क्या है, कई बार तो कीचड़ मिलता है नीचे, कई बार सफेद मिट्टी मिलती है। अच्छा। कई बार पत्थर मिलती है। पत्थर वो है जैसे पुराने टाइम पे आपने सुना हो कि ज्वालामुखी फटा था। हाँ। वो ये बात सच है, क्योंकि वो समुद्र में आज भी पत्थर है, हमने खुद देखी है। क्योंकि मैंने ना कुछ वीडियोस देखता हूँ तो वो ये तो पता नहीं होता वो समुद्र की है किस चीज की है। हाँ। तो कुछ मिलता है वहाँ पे। मैंने कई बार वीडियो रिंग भी मिली है, फोन भी मिले हैं। वो क्या है, वो जैसे कि कोई घूमने गया है, क्रूज में गया है, किसी गिर गया, किसी कुछ हो गया। जैसे पुराने टाइम पे राजा महाराजा होते थे, वो अपना सोना छुपा देते थे। अच्छा। पर वो हमारी तो क्या है ना, अलग लाइन है। सर्च ऑपरेशन भी होते हैं, जैसे कई हो गए, जैसे कई स्मगलर होते हैं, वो डाल देते हैं अपना सोना। द्वारका का सुना है कभी? समुद्र के नीचे जो भी पीछे मोदी जी भी गए थे वहाँ पे देखने। नहीं, मैंने उसके बारे में वीडियो भी देखा था, तो वो उन्होंने पूरा वीडियो बना के लाए थे। वो तो एक शायद लाइन बनाई है, नहीं नीचे से रास्ता बनाया गया है, उस बारे में बात कर रहे हो? नहीं, मैंने पीछे मैं गया हुआ था कहीं पे जैसलमेर गया हुआ था, तो वहाँ पे वो दिखा रहे थे, वो यहाँ पे लगा के 3D वगैरह उसमें दिखा रहे थे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है। हमारे चैनल का नाम है पुराना हरियाणा। हाँ जी, हाँ जी। तो पुराना हरियाणा हमारे चैनल का नाम, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि एक तो आपका चैनल का नाम ही पुराना हरियाणा हो गया, कि आप लोग डिस्कवर कर रहे हो जो अपनी पुरानी चीज़ें हैं। आने वाले बच्चों, जैसे अभी मैं ही हूँ जो आज की जनरेशन में, मुझे नहीं पता कि हमारे बीते हुए कल में क्या है, वो तो हमारे पेरेंट्स ने बता दिया। इस चैनल के थ्रू लोगों को पता चलेगा कि भाई हरियाणा में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। मतलब इस चैनल से काफ़ी लोगों को पता चलेगा भाई क्या है और क्या नहीं है। काफ़ी लोगों ने आजकल बकवास बना रखी है कि वो कंट्रोवर्सी में घुसते हैं। इस चैनल की सबसे खास बात है कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसमें सिर्फ आपके प्रोफेशन के बारे में पूछा जाता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, ताकि लोग उसके बारे में जान पाए कि कुछ चीज़ ऐसी भी है। नहीं तो लोगों ने धंधा बना रखा है कि इसकी वहाँ लगा दी, उसकी वहाँ लगा दी। ये आजकल बहुत चला हुआ है। क्या है ना, वो क्या होता क्या है ना कि भाई किसी की कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई भी एक लोकल न्यूज़ चैनल या कोई भी मतलब जो अपने यूट्यूब चैनल हैं, अपने इनके चैनल बनाए हुए हैं, वो वहाँ पे अपना एक माइक सा लेके बैठ जाते हैं उनके पास। हाँ जी, जी क्या हुआ था, वो वीडियो डाल देंगे। फिर उसका जो रिएक्शन आएगा, अब वो रिएक्शन किसको फेस करना पड़ेगा? सामने फैमिली को, सामने वाली फैमिली को। और उनके पास क्या आएगा? उनके पास आएंगे व्यू, उनके पास व्यू आएंगे बस। हमारा वो नहीं है, हम तो वो तो बस दुनिया की बेइज्जती कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है कि आप लोग ने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है। हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ थे, कहाँ तक कैसे, मतलब ऊपर तक कैसे आप आए हो। हाँ जी, हमारे चैनल का मेन मकसद सिर्फ यही है
कि हम ना मतलब कोई भी पर्सन है, हाँ जी, हाँ जी, वो जीरो से हीरो तक उसको कितनी प्रॉब्लम आई है, कैसे वहां तक पहुंचा है। हाँ जी, बिल्कुल। और पुराना हरियाणा के बारे में मैं बात करूं आपसे, तो पुराना हरियाणा में क्या है कि मतलब पुरानी चीजें, हाँ जी, हाँ जी, अब हम शहरों में आ गए हैं। अब शहर में आने के बाद क्या ना कि सारी चीजें मॉडिफाई होगी। सही बात। पहले गांव में खाट हुआ करती, तो हम जैसे जैसे हमारा चैनल थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हम गांव की तरफ अपना पॉडकास्ट को गांव की तरफ लेके जाएंगे। हाँ जी, तो गांव में जो लेडीज हैं या जो हमारे काका ताऊ बूढ़े हो गए, जो हमारे दादा हैं, उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। हाँ जी। तो अब मेरे को भी नहीं पता आज खेतों में क्या होता है। हाँ। मैं तो बल्कि गांव में रहा भी हूँ, अब मुझे ये नहीं पता कौन सी ज्वार है, कौन सी गेहूं की खेती है, क्योंकि हमने देखी नहीं, हमें पता ही नहीं उन चीज़ों के बारे में। अब आप लोग इस चीज़ को दिखाओगे तो दुनिया को पता भी चलेगा। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप हमारे चैनल को फॉलो करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जल्दी ही हम आपको हरियाणा के गांव में लेके चलेंगे कि हरियाणा के गांव कैसे होते हैं, वहाँ पे कैसे खेती बाड़ी होती है, लोगों का रहन सहन कैसा होता है गांव में। क्योंकि आप लोग जो यूट्यूब चैनल हैं, कोई भी आपको दिखा रहा है वो शहर की लाइफ दिखा रहे हैं, हम आपको गाँव की देसी लाइफ दिखाएंगे, जहाँ पे एक माता बैठी हैं चूल्हे पे रोटी पो रही हैं। आजकल तो सबके घर में गैस है और डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हम आपको दिखाएंगे गांव में ले जाके कि एक माता चूल्हे पे मतलब गैस नहीं है, चूल्हे पे, हारे पे, वो सारी चीज़ें जो आपकी रसोई में होती हैं वो सब वो बाहर धूप में बैठ के करती हैं, तो वो आपको दिखाना चाहते हैं। अच्छा पंकज भाई, आपसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं। और आप दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हो? दर्शकों को बस मैं यही मैसेज करना चाहता हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपना इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। मतलब हमें कोई व्यू वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ हम इसलिए चाहते हैं ताकि पता चले कि दुनिया कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं किसने कितनी क्या मेहनत करी है। अब कोई रील बना के, कोई डांस करके तो कुछ भी कर सकता है। मेन चीज़ तो यहाँ से देखो कि लोगों ने स्ट्रगल कितना करा है भाई, कौन सा आदमी कहाँ से उठ के कहाँ पे गया है, उससे लोगों को क्या है वो भी मिलेगी कि हाँ भाई इसने इतनी मेहनत करी है, हमें भी इतनी मेहनत करनी चाहिए, हमें ये मिल सकता है। मतलब आजकल पब्लिक चाहती है इजी मनी, और उस इजी मनी के चक्कर में एक बार तो पैसा मिल जाता है, लेकिन वो जब बर्बाद होता है वो इतना बर्बाद हो जाता है कि एक बार तो उसने लग्जरी लाइफ जी ली अपनी, उसके बाद वो इतना बर्बाद हो जाता है कि उसको पता नहीं भाई तेरे पास क्या था क्या नहीं। तो भाई ये चैनल इसलिए है, इसमें पता सबके बारे में पता चलता है कि स्टेप टू स्टेप कौन आदमी कहाँ से कहाँ तक आया, तो उससे अपना भाई मोटिवेट हो। लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे, हम किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, कोई भी हमारे चैनल पे आ सकता है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे को डीएम कर सकते हैं। जिसकी लाइफ की स्टोरी अच्छी होगी तो हम उसको यहाँ पे ज़रूर बुलाएंगे। हमारे को कोई ये नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी हो कि सेलिब्रिटी को हम बुलाएंगे। लाइफ की स्टोरी अच्छी हो, जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, उसको हम अपने चैनल पे जरूर बुलाएंगे। थैंक यू।